हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है पाइथन। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पाइथन पढ़ा होगा, इस ईयर भी आपका पाइथन का रिवीजन टूर है। मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर सुमिता अरोरा बुक का पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं सारे टॉपिक्स, टोकन्स, वेरिएबल, सिंपल इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप, म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, इफ़ कंडीशन, लूपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, इन सबको बताऊँगी विथ एग्जाम्पल। मैं इन सब को डिटेल में बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना जाए। अभी आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो ये पूरा चैप्टर आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जिनको कोडिंग आती भी नहीं होगी उनको कोडिंग मैं इतने अच्छे से बताऊंगी कि उनका कैसे फ़्लो होता है, तो वो भी समझ जाएंगे। जिनको आउटपुट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, आउटपुट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत जाती है करने में कि कैसे आउटपुट निकालें, मैं वो भी इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप लोग आउटपुट वाले क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ये आते ही आते हैं पेपर में। तो हम लोग देखते हैं पाइथन क्या है। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन हमारी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन भी हमारी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपन देखते हैं हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, वो सब कैसे बनती है? इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू हमारी एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो पाइथन हमारी क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को किसने डेवलप किया था? ग्यूडो वैन रोसम ने डेवलप किया था। कब किया था? 1991 में। पाइथन क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको किसने डेवलप किया था? ग्यूडो वैन रोसम ने किया था, 1991 में किया था। पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है? बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है पाइथन हमारी। पाइथन को अच्छे से पढ़ा और समझा जा सकता है। जो पाइथन के कोड्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें ज़्यादा सिंटेक्स की हम लोगों को नीड नहीं होती। जैसे तुम लोग ने सी प्लस प्लस, जावा में देखा था, बहुत ही ज़्यादा सिंटेक्स रहते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पाइथन हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब मैंने अगर इसको किसी और प्लेटफॉर्म में बनाया है और मुझे इसको किसी और प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है, तो मैं ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने पाइथन को लिनक्स के प्लेटफॉर्म में बनाया और मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ मैक के प्लेटफॉर्म में, तो मैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। पाइथन हमारी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। आप इसको ईज़िली नोट डाउन कर लीजिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। पाइथन हमारी, मैंने क्या बताया, पावरफुल लैंग्वेज है। पाइथन हमारे किसके लिए क्रिएट की जाती है? वेब एप्लीकेशंस के लिए भी क्रिएट की जाती है। पाइथन हमारी ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। पाइथन हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? पाइथन हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मतलब इसके कोड्स में ज़्यादा सिंटेक्स वगैरह नहीं होती, बहुत ही सिंपल रहती है। तो इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे पाइथन ज़्यादा यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा। क्यों? इसके यूनिक फीचर्स की वजह से। वो फीचर्स हम देखते हैं। पाइथन हमारी सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें ज़्यादा सिंटेक्स वगैरह नहीं होते, इजी होता है लोगों को समझना, अंडरस्टैंड करना, इसलिए पाइथन क्या है? हमारी सिंपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या बताई? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन में क्या होता है? कंपाइलर का यूज़ नहीं होता। पाइथन में कंपाइलर का यूज़ नहीं होता। पाइथन के जो कोड होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं? इंटरप्रीट होते हैं। मतलब डायरेक्टली इंटरप्रीट करता है उसको कौन? इंटरप्रेटर। डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे। कंपाइलर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। एक एक लाइन करके क्या होती है, हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं, एक एक लाइन करके हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसका जो टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन? दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन। पाइथन हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब पाइथन को अगर हमने किसी एक प्लेटफॉर्म में बनाया, तो हम उसको दूसरे प्लेटफॉर्म में ईजिली रन कर सकते हैं। पाइथन ओपन सोर्स होने के कारण, ड्यू टू ओपन सोर्स, पाइथन क्या होती है? सारे के सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। पाइथन हमारी नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। मतलब हम लोग पाइथन के कोड में हम लोग दूसरी लैंग्वेज का कोड ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के कोड हम लोग इसमें ईजिली डाल सकते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के टाइम पे, कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक फ्लो, एक मतलब पार्ट जल्दी से एग्जीक्यूट हो, तो मैं उसमें क्या कर दूँ? सी और सी प्लस प्लस के कोड को अगर डाल दूँ, तो मेरा क्या होगा? जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फीचर्स को हमारा कौन सपोर्ट करता है? पाइथन सपोर्ट करता है। तो कभी ऐसा अपन नहीं करते थे सी प्लस प्लस में मैं जावा का कोड डाल दूँ और प्रोग्राम का रन करूँ, तो कभी नहीं चलेगा। लेकिन पाइथन में मैं अगर सी प्लस प्लस का कोड डाल दूँ, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो इसके यूनिक फीचर्स की वजह से पाइथन अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है।
पाइथन हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब कि बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने कोड्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे स्वैप का प्रोग्राम बनाना है मुझे, मैं C++ में भी बनाऊंगी और पाइथन में भी बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें ए की वैल्यू क्या स्टोर की, 2 स्टोर की, बी की वैल्यू क्या स्टोर की, 3 स्टोर की, एक टेम्प वेरिएबल लिया। टेम्प इक्वली मैंने क्या कर रही हूँ, ए की वैल्यू मैं टेम्प को दे रही हूँ और ए इक्वल बी की वैल्यू मैं ए को दे रही हूँ, बी इक्वल टेम्प मतलब टेम्प की वैल्यू मैं बी को दे रही हूँ। ये आप लोगों ने स्वैपिंग में पढ़ा होगा। कैसे, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक वो है, मैंने ए की वैल्यू, मैंने एक ए वेरिएबल बनाया उसमें 2 स्टोर किया, बी वेरिएबल बनाया उसमें 3 स्टोर किया, एक टेम्प वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम्प इज इक्वल टू ए मतलब ए की वैल्यू टेम्प को दे दो, ये 2 मैंने किसको दे दिया, टेम्प को दे दिया, ए की प्लेस खाली हो गई, ए इक्वल बी की वैल्यू ए को दे दो, मतलब बी की वैल्यू 3 थी वो किसको दे दो, ए को दे दो, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, अब 3 हो गई, अब बी की वैल्यू खाली है। फिर मैंने क्या, बी इक्वल टेम्प मतलब टेम्प की वैल्यू किसको दे दो, बी को दे दो, मतलब ये 2 हो गया। अब ये देखो आपस में एक्सचेंज हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। इनिशियल ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 3 थी, अब बी की वैल्यू 3 हो गई और ए की वैल्यू 2 हो गई, मतलब बी की वैल्यू अपन की 2 हो गई है और ए की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो हम लोगों को कितनी लाइन ऑफ कोड लगे, 4 लाइन ऑफ कोड में हमारा ये चीज़ हुआ। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो इसमें अगर मैं ए और बी की वैल्यू 2 मैं डायरेक्टली असाइन कर सकती हूँ, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2,3 मतलब ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे ना मैंने इंटीजर लिखा ना कुछ लिखा, सिर्फ डायरेक्टली क्या किया, असाइन किया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब ए की वैल्यू जो है यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो किसको हो जाए, ए को हो जाए, और ए की वैल्यू किसको मिल जाए, बी को मिल जाए। सिंपल कोडिंग। तो हमारी पाइथन जो है हम इसी से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, हम लोग इसको बहुत ही कम कोड में इसकी कोडिंग कर सकते हैं अगर दूसरी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो। इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं, पाइथन जो हमारी है वो फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसका जो डेवलपमेंट टाइम तो भले तुम लोग इसको जल्दी जल्दी बना सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम इसका क्या होता है, फास्ट होता है। फास्ट नहीं होता, स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि डेवलपमेंट टाइम इसका फास्ट होता है और एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लो होता है, क्योंकि इसमें एक एक लाइन करके क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती है। इससे टाइम क्या उसको लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, मतलब इसमें जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि टाइप मिसमैच को जल्दी देख लें। हम लोग नहीं, मैंने बताया था पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक ही टाइम पे ए की वैल्यू 10 दे सकती हूँ, एक ही टाइम पे फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख दूँ ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। इसमें मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग उसमें नहीं दे सकते जैसे अपन किस में देते थे, C++ में। अगर मैंने ए वेरिएबल डिफाइन किया है INT टाइप का, तो मैं इसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू दूंगी, मैं उसमें कोई और वैल्यू नहीं देती थी। ऐसा इसमें नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टाइप मिसमैच को क्या कर सके, ईजिली कैच कर सके। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल, हम लोग इसको पाइथन लैंग्वेज को किसी और कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पाइथन को हम C में या C++ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका खुद का एक अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, इसलिए हम इसको क्या कर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है टोकन। टोकन क्या होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम की या छोटी सी यूनिट प्रोग्राम की, जिसको अपन क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट, मतलब इंडिविजुअल या सिंगल यूनिट जो भी प्रोग्राम की होती है, उसको क्या कहा जाता है, टोकन कहा जाता है। टोकन अपन के कौन कौन से होते हैं, टोकन अपन के होते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो पहले से डिफाइंड वर्ड होते हैं, मतलब जो पहले प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर, इन, और, वाइल, ये सब क्या हैं, अपन के कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो गए, नेम्स हो गए, जैसे वेरिएबल के नेम हो गए, जो अपन यूज़र डिफाइंड नेम होते हैं, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट्स का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं, यूज़र डिफाइन करता है, क्लासेस का नाम, फंक्शन का नाम, लिस्ट का नाम, डिक्शनरी का नाम, ये सब नाम कौन डिफाइन करता है, यूज़र डिफाइन करता है। तो इनको क्या कहते हैं अपन, आइडेंटिफायर। तो जो नेम्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि जो नेम हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी कि नेम जो यूज़र डिफाइन करेगा, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए।
स्पेस नहीं देना है, कभी भी नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। यानी कि अगर आप कैरेक्टर्स जैसे आप लिख रहे हैं, आपने 2 नाम लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आप ये हेलो फिर स्पेस देके वर्ल्ड लिखेंगे तो ये नहीं माना जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा, या तो सिर्फ आपका हेलो होगा। तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड देना है वेरिएबल का नेम, तो हेलो वर्ल्ड के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना होगा। नेक्स्ट इसका रूल क्या होता है कि जो अपन का वेरिएबल का नेम होगा वो किसके कंसिस्ट होगा, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से ही आपका क्या बनेगा, आइडेंटिफायर बनेगा। मतलब आप सिंपल उसमें लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में, नंबर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे। लेकिन ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब वेरिएबल का नेम कभी भी किससे स्टार्ट नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो अपन देख सकते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल के नेम्स होते हैं। जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट का नाम दिया या वेरिएबल का नेम दिया, क्लासेस का नेम दिया, फंक्शन का नेम दिया, लिस्ट का नेम दिया, डिक्शनरी, इन सब के नेम को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर। मतलब नेम डिफाइन करना। इनके रूल्स मैंने क्या बताया, एक तो पहली बात ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं देना है इनके बीच में, नेम्स के बीच में कभी भी स्पेस नहीं देंगे आप लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, क्या डिफाइन करने के लिए, नेम्स को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये कभी भी किससे स्टार्ट नहीं होंगे, ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपन का लिटरल। लिटरल क्या होते हैं, जैसे ही मैंने बताया अभी आपको, मैंने क्या बताया, वेरिएबल। वेरिएबल में अपन क्या करते हैं, कोई भी ना कोई वैल्यू देते हैं, ये कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करते हैं, तो उन्हीं वैल्यू को, ठीक है, अपन क्या कहते हैं, लिटरल बोलते हैं। मतलब लिटरल क्या है, डेटा आइटम जिनकी एक फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यू होती है। लिटरल अपन के कितने होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, नंबर लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल। मतलब लिटरल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, स्पेशल लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोड्स। मतलब कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, जैसे आप नेम दे रहे हैं दीपा, दीपा DEEPA, ये क्या है, सीक्वेंस है किसका, कैरेक्टर्स का। इसको अगर हम लोग कोड्स के अंदर दे दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग यानी एक लाइन में अगर आपने दे दिया, एक लाइन में आपने उसको, एक लाइन की मतलब एक लाइन में आपने उसको डिफाइन कर दिया, तो वो आपकी क्या हो गई, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। मतलब अगर आपकी मोर देन 1 लाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं अपन नंबर लिटरल। नंबर लिटरल क्या कंटेन करते हैं, नंबर्स। जैसे इसमें भी 3 टाइप के हो जाते हैं, INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर आपको इंटीजर वैल्यू देनी है तो उसके लिए क्या होगा, INT। इंटीजर वैल्यू में तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे साइन। फ्लोट में तुम्हारे डेसिमल वाले नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, A+BJ के फॉर्म में होते हैं, जिसमें तुम्हारा A क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और B तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ा होगा। बूलियन लिटरल तुम्हारे क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। तुम लोग ने पढ़ा है बूलियन क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स, 2 वैल्यू अपन को बताते हैं, ट्रू यानी कि 1 और फॉल्स यानी कि 0। तो लिटरल अपन ने देख लिए यहाँ पे। और स्पेशल लिटरल एक लास्ट होता है अपन का, स्पेशल लिटरल यानी कि नन। मतलब अगर अपन को कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना है तो अपन क्या देंगे, नन। ठीक है। तो अपन के लिटरल क्या होते हैं, डेटा आइटम, जो क्या कंटेन करते हैं, एक फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कितने टाइप्स के थे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और स्पेशल। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो किससे सराउंडेड हो, कोड से। इसमें क्या आते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सिंगल लाइन अगर एक लाइन की स्ट्रिंग दोगे तो उसको कहेंगे सिंगल लाइन। मल्टी लाइन यानी कि मोर देन वन लाइन दोगे तो वो मल्टी लाइन। नंबर में अगर नंबर स्ट्रिंग कंटेन करता है तो नंबर लिटरल यानी कि जो क्या कंटेन करता है, नंबर। जैसे INT, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। INT इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट तुम्हारा डेसिमल नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर A+BJ के फॉर्म में रहता है, जिसमें A तुम्हारा रियल पार्ट होता है और जो तुम्हारा B होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। बूलियन लिटरल 2 वैल्यूज़ पता है बूलियन की हमेशा क्या होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू यानी कि 1 और फॉल्स यानी कि 0। नेक्स्ट अपन ने देखा टोकन्स में क्या आता है। टोकन्स में अब 4 टाइप आता है इसका, टोकन्स का, जो था ऑपरेटर।
ऑपरेटर यानी कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटर अपन के क्यों यूज़ होते हैं? कुछ एक्शंस को, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। ये सब देखा है आपने। अर्थमेटिक ऑपरेटर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन, मॉड, इन सब के लिए क्या होता है अपन का? अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। मतलब आपको अपने एक्सप्रेशन में अगर एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आप लोग किसका यूज़ करते हो? अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों को अपनी कंडीशंस में अगर पता करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सी छोटी है, मतलब अपन करते थे ना यूज़ कि अगर अपन को दो नंबर्स के बीच में ग्रेटर नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग करते ना, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अपन किन का यूज़ करते हैं? इसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर अपन के एंड और जो कंडीशन होती थी उसमें अपन का किसका यूज़ होता है? लॉजिकल ऑपरेटर का। यही सारे ऑपरेटर, आइडेंटिटी जैसे अपन के इज़ और इज़ नॉट, ये वैल्यू इज़ या इज़ नॉट का हम लोग यूज़ करते हैं। मेंबरशिप मतलब ये वैल्यू इसमें है, इन या इसमें नहीं है, नॉट इन का यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट यानी कि इक्वल, बिटवाइज ऑपरेटर में एंड और तुम्हारा शिफ्ट ऑपरेटर आते हैं अपन के। इन सब का यूज़ अपन का कुछ ना कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं अपन के लास्ट जो टोकन का है वो है पंचुएटर। पंचुएटर क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो क्या डिफाइन करते हैं? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे तुम लोग देखे होंगे डबल कोट्स, अभी मैंने बताया था स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए कोट्स का यूज़ किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट का लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, टपल्स को डिफाइन करने के लिए अपन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और फिर ये अपन की क्या हो गई? ब्रेसेस का यूज़ किया, कोलन का यूज़ किया। इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ किया जाता है अपन का सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो अपन ने टोकन्स देख लिए। टोकन्स अपन के 5 टाइप के थे, आप लोगों ने देखे। तो टोकन में आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े? ऑपरेटर पढ़ा, पंचुएटर पढ़ा, लिटरल पढ़ा, आइडेंटिफायर पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? एक आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया, ऑपरेटर हो गया, पंचुएटर हो गया, और एक कौन सा हो गया? कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड्स तुम लोग ने क्या देखे? प्री डिफाइंड वर्ड थे जिनकी अपनी खुद की एक स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के पास। कीवर्ड्स हमारे कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकते। सेकंड, आइडेंटिफायर क्या पढ़ा आपने? नेम्स, जो अपन नेम्स देते हैं किसका? ऑब्जेक्ट का, क्लास का, फंक्शंस का, इन सब का जो भी नेम दिया जाता है वो क्या होता है? अपन का आइडेंटिफायर। लिटरल में आए, लिटरल आपके 4 टाइप के थे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, स्पेशल। स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग कंटेन करेगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोड्स। नंबर में तुम लोग ने क्या देखा? जो क्या कंटेन करता है? नंबर। नंबर में तुम लोग ने कौन कौन से पढ़े? आईएनटी, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। आईएनटी जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, फ्लोट डेसिमल वाले को, कॉम्प्लेक्स ए प्लस बीजे के फॉर्म में होता है। बूलियन लिटरल ट्रू और फॉल्स। ऑपरेटर तुम लोग ने देख लिए, कोई ना कोई अगर एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। पंचुएटर क्या होते हैं? जो भी सिंबल्स यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको अपन क्या कहते हैं? पंचुएटर्स बोलते हैं। जो भी हमारे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं वो सब क्या हैं? हमारे पंचुएटर्स होते हैं। अब अपन आते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? मैंने बताया ना वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। मतलब हम लोग एक स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट भी कर सकते हैं रन टाइम के दौरान। वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है, कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करता है। जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस में, मतलब मेमोरी में उसके लिए एक जगह बन जाती है, ठीक है? उसकी एक अपनी एक लोकेशन हो जाती है मेमोरी में। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को? पहले वेरिएबल को एक नेम दो और उसमें उसकी कोई भी वैल्यू, उसके किसी भी टाइप की अपन उसमें वैल्यू डाल दिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a = 10। a क्या है? मेरा वेरिएबल का नेम है। मैं उसमें क्या वैल्यू दे रही हूँ? 10। मतलब 10 मेरी क्या है? INT टाइप की वैल्यू है। अभी मैंने बताया था ना इंटीजर टाइप की वैल्यू। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मेरा है एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ इक्वल टू जैकॉब। मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ? स्टूडेंट मेरा वेरिएबल का नेम है। इसमें मैं कौन सी वैल्यू डाल रही हूँ? जैकॉब। मतलब मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को डाल रही हूँ। तो ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है? स्ट्रिंग टाइप की। नेक्स्ट मैंने वेरिएबल लिया है एज। इसमें मैं क्या डाल रही हूँ? 16। मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है वेरिएबल।
सिंपल होता है, इसके सिंटेक्स देख रहे हैं आप, सिंपल है। अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पहले उसका डेटा टाइप बताते थे, फिर वेरिएबल का नेम लिखते थे, फिर उसमें क्या करते थे, असाइनमेंट करते थे वैल्यू का, फिर सेमीकोलन लगाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नेम और उसको वैल्यू देनी है। उसकी वैल्यू से ही उसको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो मतलब हम लोग को स्पेशली इसमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये INT टाइप का है या फ्लोट टाइप का। हम लोग आगे डिफाइन नहीं करते वेरिएबल नेम के आगे कि ये INT टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अपन ने सिंपल से एक वेरिएबल बनाया, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट बनाया और इसमें जैकॉब लिख दिया, तो इसी से इसको समझ में आ गया कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि ये स्ट्रिंग, या जैसे हम लोग C++ में करते थे या जावा में करते थे। अब नेक्स्ट आती है अपन की डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है, अब मैं जैसे देखिए डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है कि हम लोग डेटा टाइप को, जैसे अपन के इसमें कोई भी अटैच नहीं रहता, वही चीज़ मैं बात कर रही हूँ। जो अपन की स्टैटिक टाइपिंग होती थी और डायनेमिक टाइपिंग, दो टाइप की टाइपिंग होती है, पहले बता देती हूँ। स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है, उसमें डेटा टाइप हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ अटैच रखते हैं। मतलब पहले डेटा टाइप बता देते हैं, फिर उसमें मतलब ये उसी टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं यहाँ पे दे दी हूँ INT, मान लीजिए मैंने लिख दूँ INT x = 10, मतलब मैं क्या बता दूँगी, x क्या है, इंटीजर टाइप का है, और वो हमेशा क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। ये होती थी अपन की स्टैटिक टाइपिंग। लेकिन डायनेमिक टाइपिंग में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये एक एग्जाम्पल देखिए डायनेमिक टाइपिंग का, x की वैल्यू मैंने दी 10, मतलब मैं पहले से डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, पहले मैंने x में क्या दी, वैल्यू 10 दी, मतलब ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू दी। मैंने प्रिंट कराया x को, तो मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, 10। फिर मैंने x में वैल्यू चेंज कर दी, मतलब हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट कराया x को, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। मतलब मैंने अब इसमें क्या दे दी, पहले मैंने इंटीजर वैल्यू दी, फिर मैंने उसी में क्या दे दी, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो मतलब हम लोग, ये क्या होती है अपन की, पाइथन क्या होती है, डायनामिक टाइपिंग को होती है अपन की। मतलब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी रन टाइम में वैल्यू दे सकते हैं। मतलब डेटा टाइप को हम लोग इसमें पहले से डिफाइन नहीं करते हैं। ये इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं। हम लोग ने पहले इसमें डेटा टाइप नहीं बता दिया है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। नेक्स्ट आता है इसमें मल्टीपल असाइनमेंट। हम लोग एट ए टाइम इकट्ठे सारी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a = b = c = 10, मतलब सेम वैल्यू मैं वेरिएबल a को भी दे रही हूँ, वेरिएबल b को भी दे रही हूँ, वेरिएबल c को भी दे रही हूँ। मतलब अगर मुझे सेम वैल्यू देनी है तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a = b = c = 10 पाइथन में। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है तो मैं कैसे दूंगी, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे x, y, z = 10, 20, 30, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, और z की वैल्यू क्या हो गई, 30। ये होता है अपन का मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन का इनपुट। इनपुट क्या होता है, अपन का एक इनपुट फंक्शन होता है। अगर हम लोगों को यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल, इसका सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, और जो भी प्रॉम्प्ट अपन को डिस्प्ले कराना हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेरिएबल टू होल्ड वैल्यू की जगह मैंने क्या लिखा, नेम, ठीक है, इक्वल, मैंने इनपुट फंक्शन लिया इनपुट, फिर जो प्रॉम्प्ट मेरे को डिस्प्ले कराना था, व्हाट इज़ योर नेम। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, यूज़र से इनपुट ले रही हूँ कि नेम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। इसलिए पाइथन हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, INT और फ्लोट, जो हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। क्योंकि इनपुट फंक्शन हमें क्या करता है, हमेशा क्या रिटर्न करता है, मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो हम लोग इसके साथ इनपुट फंक्शन के साथ INT और फ्लोट का यूज़ करते हैं। लाइक वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, मैंने जैसे लिखा है INT इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है, और इसी जगह मैं INT की जगह अगर फ्लोट कर दूंगी, अगर मैं चाहती हूँ मेरी वैल्यू इंटीजर हो तो मैं INT लिखूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू जो मुझे मिले वो फ्लोट हो तो वो मैं फ्लोट यहाँ पे लिख दूंगी। क्योंकि हाँ, अगर मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी स्ट्रिंग ही रिटर्न हो, तो मैं ना यहाँ पे INT लिखूंगी ना मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगी। क्लियर है। अब अपन का आता है आउटपुट। आउटपुट थ्रू
प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे अपन का इनपुट के अगर अपन को यूज़र से इनपुट लेना रहता था तो अपन किसका यूज़ करते थे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को आउटपुट प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो से क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रिंट आई एम 12+5 ईयर्स ओल्ड, तो ये कैसे होगा, आई लिखेगा, यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, बैकस्लैश के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एक लगाया ना सिंगल कोट, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल कोट को अपन के लाने के लिए, तो ये सीधे सीधे क्या लिख करके आएगा, आई एम 12+5 हो जाएगा 17, तो लिखेगा आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, इसको ये आउटपुट में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन का यूज़ इनपुट लेने के लिए यूज़र से, प्रिंट फंक्शन का यूज़ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, या तो अपन एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। ठीक है, मतलब हम लोग को इनपुट कराना है एक नंबर और उसका क्यूब प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, नम एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या किया, फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर, इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, एक नंबर एंटर कराया, उस नंबर को ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फ्लोट लगाया है, ताकि जो भी वैल्यू आए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। आप कोई भी नंबर लेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट होके नम में स्टोर हो जाएगा। नम क्यूब में मैंने क्या करा दिया, नम इंटू नम, मतलब इसको क्या करा दिया, इसका क्यूब। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 10, मैंने यहाँ से 10 दिया, वो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 हो गया। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करा, प्रिंट के स्टेटमेंट का क्यों, आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। द क्यूब ऑफ नम, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, द क्यूब ऑफ नम की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, द क्यूब ऑफ 10, नम की जगह नम की वैल्यू आ जाएगी, मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू क्या दी थी, 10, द क्यूब ऑफ 10 इज, यहाँ पे नम क्यूब को प्रिंट करा रही हूँ, मतलब द क्यूब ऑफ 10 इज 1000, ये अपन को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अपन का डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा का टाइप बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो भी मतलब डेटा, जो भी मैं वैल्यू दे रही हूँ उसका अगर अपन को टाइप बताना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने पहले भी देखा था, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब क्या है अपन के डेटा टाइप है। नंबर में अपन की 3 चीज़ें आती हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर यानी कि अपन के जो भी इंटीजर वैल्यू को कंटेन जो करती हैं, अगर अपन का डेटा इंटीजर वैल्यू को कंटेन करेगा तो अपन का किस में आएगा, वो इंटीजर में। ये तो क्या होते हैं, प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के, और फिर इंटीजर में अपन के इंटीजर आते थे, और एक और चीज़ क्या आती थी, बूलियन आती थी। इसमें 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स, यानी कि 0 या 1। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल वाले नंबर, ये विदाउट डेसिमल होते हैं, ये डेसिमल वाले नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन के A+B के फॉर्म में होते हैं, जिसमें अपन का A रियल पार्ट होता है और B तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग क्या होती है अपन की, सीक्वेंस होती है किसका, कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। इसमें अपन के क्या क्या रहते हैं, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब क्या इंक्लूड करती है अपन की स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अपन की क्या इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में क्या मतलब कंसिस्ट ऑफ हो सकती है, लेटर के, नंबर के, स्पेशल कैरेक्टर्स के। हर कैरेक्टर्स को अपन कैसे एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्स के थ्रू। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है दिशा, DISHA, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दिशा मैंने लिया, ठीक है। तो इसका ये जो इंडेक्सिंग हो जाएगी, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, जो स्ट्रिंग होती है अपन की, सीक्वेंस होती है किसका, प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स का, ठीक है, जो किसके कंसिस्ट होता है, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर्स को अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके इंडेक्स से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिशा लिया, उसमें ये इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। मान लीजिए मैंने इसको किसके वेरिएबल में स्टोर किया, A में स्टोर किया, A इक्वल, अगर मैं A ऑफ 0 करूँगी प्रिंट A ऑफ 0, तो मुझे क्या मिलेगा, D मिलेगा। अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट A ऑफ 2, तो मुझे क्या मिलेगा, S मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लिस्ट। लिस्ट क्या होती है,
अपन की वैल्यूज़ होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब लिस्ट में क्या होता है, अपन की वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। उनको अपन किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। मतलब ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप किसके अंदर होती हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब यहाँ पे अपन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, लिस्ट में क्या होती है, अपन की वैल्यूज़ होती हैं जिनको किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से। और लिस्ट हमेशा किस में होती है, अपन की स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। ये अपन की वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो नंबर की हो, चाहे कैरेक्टर और नंबर की हो, कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग और नंबर की हो, कुछ भी हो। ठीक है। लिस्ट में भी हम लोगों का हमेशा फर्स्ट आइटम किससे होता है, स्टार्ट 0 से होता है। जैसे अपन के स्ट्रिंग में बताया था ना मैंने, डी कैरेक्टर को 0 से स्टार्ट किया था, वैसे ही अपन का जो फर्स्ट इसमें लिस्ट का नंबर होता है वो हमेशा उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। टपल भी हमारी क्या है, वही है, वैल्यूज़ होती हैं जो किससे सेपरेट होती है, कॉमा से, बट डिफरेंट किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। बस इसमें क्या होता है, ये पैरेंथेसिस के अंदर होती है, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, ये किस में होती है, पैरेंथेसिस के अंदर होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपन का डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है अपन की, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की कोलन वैल्यू। मतलब की के साथ अपन क्या देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, पेयर्स में होती हैं। जैसे इसमें मैंने पेयर्स में वैल्यू होती है, डिक्शनरी में हमारी क्या होती है, पेयर्स में वैल्यू होती है। पेयर्स किसका होता है, की और वैल्यू का। जैसे मैं की दूंगी, फिर कोलन लिखूंगी, उसकी वैल्यू दूंगी, फिर कॉमा, की लिखी, कोलन दी, उसकी वैल्यू दी। ये क्या होती है, अपन की डिक्शनरी होती है। कभी भी दो की सेम नहीं होती, क्योंकि की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। इसलिए अपन कोई भी दो की कभी क्या नहीं कर सकते, सेम नहीं कर सकते। अगर मुझे पता करना हो कि मेरी आई की वैल्यू क्या है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, अगर मैंने इन सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, मान लीजिए एक्स वेरिएबल के अंदर, तो मैं एक्स ऑफ ओ लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है। तो ये की के थ्रू हम लोग उसकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कीज़ हमारी क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। तो कोई भी दो की कभी भी सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट आते हैं अपन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप में, जो हमारे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप क्या होता है, इम्यूटेबल यानी कि अपनी वैल्यूज़ को जो कभी चेंज नहीं करते, इम्यूटेबल जो अपनी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं करते। और म्यूटेबल्स में क्या होता है, अपन की नई वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं जब चाहें। मतलब जैसे कि लिस्ट में, डिक्शनरी और सेट में मैंने बताया, लिस्ट में हम लोगों की कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग म्यूटेबल में क्या होता है, हम लोग कभी भी नई वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसी एड्रेस पे। जैसे मैं कभी वेरिएबल डिक्लेयर की, उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब मेमोरी में उसका क्या हो गया, एक को किसी न किसी उसको एक लोकेशन मिल गई। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम नई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जैसे हम चाहें। लेकिन इम्यूटेबल में हम लोग वैल्यू को, जो एक बार वेरिएबल में वैल्यू दे दी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपन के म्यूटेबल में क्या हो गया, इसके टाइप्स होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। और इम्यूटेबल्स के टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल। मतलब इंटीजर में, जैसे पहले भी मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ, मैंने x की वैल्यू ली थी 10, फिर मैंने x में हेलो वर्ल्ड लिखा। तो ये जो मैंने पहले 10 ली थी और हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे 10 की जगह हेलो वर्ल्ड नहीं आया था। इसकी मेमोरी में अलग लोकेशन बनी थी जिसमें ये अलग से स्टोर हुआ था हेलो वर्ल्ड। मतलब 10 को अलग जगह मिली थी और हेलो वर्ल्ड को अलग जगह मिली थी। और लेकिन अगर मैं म्यूटेबल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, वही सेम लोकेशन में हम लोग नई वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये हमारा किसका है, म्यूटेबल का। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, इम्यूटेबल का। ठीक है। मैंने बताया था म्यूटेबल में क्या होता है, सेम मेमोरी एड्रेस पे अपन नई वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जब हम चाहें। ठीक है। इसके टाइप क्या थे, लिस्ट थे, डिक्शनरी थे, सेट थे। तो ये इसी लिस्ट का एग्जाम्पल है, CHK246। मैंने एक लिस्ट बनाई है 246, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1 में क्या इंसर्ट कर रही हूँ, 40, ये 0 1 2, तो आउटपुट में आ जाएगा क्या, 246। मतलब इसकी जगह मैंने न्यू वैल्यू को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है। अब इम्यूटेबल में क्या होता था, कभी वैल्यू इसकी क्या होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है। तो जब भी हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल है P = 5,
Q इक्वल टू P, R इक्वल टू 5 जो मैंने बताया। तो P की वैल्यू 5 थी, P में Q को दे दिया और R की वैल्यू 5, तो ये सब किसको पॉइंट करने लगे, 5 को। ये अपन का क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया, इम्यूटेबल। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपन का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका, ऑपरेटर का, लिटरल का और वेरिएबल का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जिसमें वेरिएबल हूँ, लिटरल हूँ और ऑपरेटर हूँ, उनको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अपन को बोला जाता है फाइंड फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल डेटा टाइप। ए कॉमा बी, ए की वैल्यू दे रही हूँ 3, बी की वैल्यू दे रही हूँ 6, सी इज इक्वल टू बी बाई ए कर रही हूँ, मतलब 6/3, तो मेरा 2.0 आया, 2 आया। मतलब ये बी क्या था अपन का, इंटीजर टाइप का था, ए इंटीजर टाइप का था, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, फ्लोट टाइप का होता है। इन दोनों का रिजल्ट INT टाइप का होता है, लेकिन जब अपन यहाँ पे डिवाइड देते हैं, ये वाला साइन देते हो, तो ये साइन हमेशा अपन को क्या देता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट देता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन भी आपको पता है, जैसे P ग्रेटर देन Q, Q इज लेस देन Y। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज लेस देन Y। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर अपन को बोले आउटपुट बताओ इस एक्सप्रेशन का, 5 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 18 एंड नॉट 8 इज लेस देन 18, तो बताओ क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू की नहीं, 5 जो है 10 से छोटा है, सही है, तो ये यहाँ पे तुम लोगों को क्या मिलेगा, 1 मिला, है ना। ट्रू में क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। एंड ऑपरेटर लगा है। 10 इज लेस देन 5, 5 क्या बड़ा है 10 से, 5 बड़ा है क्या 10 से, नहीं, फॉल्स हुई ना, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है। अब 1 और एंड 0, एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका आंसर तुमको क्या मिलेगा, फॉल्स। इसका आंसर, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी क्या रिजल्ट मिलता है अपन को, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मतलब 1 एंड 0 का आंसर तुम लोग को क्या मिला, 0। अब 0 और 3 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो यहाँ पे 0 और ये यहाँ का 1। 0 और 1 में हम लोग का कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो अपन को क्या मिलता है, 1, तो यहाँ से अपन को क्या मिला, 1। एंड नॉट 8 इज लेस देन 18, 18 इज ग्रेटर देन 8, क्या हुआ यहाँ पे, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। हाँ 18 तो बड़ा है 8 से, लेकिन नॉट का लिखा है, नॉट 8 इज लेस देन 18, तो ये तो फॉल्स मिल रहा है अपन को, ये तो ट्रू है, तो ये 0। तो 1 एंड 0 का तुमको क्या मिल गया यहाँ पे, 0, मतलब फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं अपन इसके टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग क्या होती है, अपन टाइप कास्टिंग में क्या करते हैं, जब an explicit type conversion is user defined conversion that forces an expression to be of specific type, this is type casting। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, हम लोग एक्सप्रेशन को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, जिस टाइप में हमको उसको कन्वर्ट करना होता है, इसको क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग टाइप का है और मुझे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको फोर्सफुली स्ट्रिंग को तो अपन फ्लोट में वैसे भी नहीं कर सकते, INT टाइप का है, मुझे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन को यहाँ पे दे दूँगी, उसका डेटा टाइप फ्लोट, मतलब मैं उसको क्या कर रही हूँ, किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, फ्लोट में चेंज कर रही हूँ, तो इसको अपन क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट पता है ना, जो भी कोड्स में हम लोग एक लाइन लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है। जो स्टेटमेंट होते हैं जब एग्जीक्यूट होते हैं अपन के, वो तो या तो सीक्वेंशली होंगे, मतलब लाइन बाय लाइन होंगे, या सेलेक्टिवली होंगे, या इटरेटिवली होंगे। मान लो अगर अपन ने उसमें लूप वगैरह लगा दिया तो उसके हिसाब से अपन के क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्टेटमेंट अपन के 2 टाइप के होते हैं, कंडीशनल होते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो किस पे बेसिस होते हैं, जो किस पे बेस्ड होते हैं, कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। या तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके हिसाब से वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स होंगे तो उसके हिसाब से वो उनका अलग लूप एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं अपन के, जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं किसके बेसिस पे, कंडीशंस के बेस पे, इसमें लूप नहीं होता कंडीशनल में। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं अपन के, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कैसे यूज एग्जीक्यूट होते हैं, यूनिट की तरह क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं।
कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर कैसे देते हैं अपन, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर दिया, कोलन दिया, फिर इसके नीचे बॉडी इसकी दे दी, मतलब यहाँ से, तो ये क्या बता देगा इसमें, इसके नीचे के स्टेटमेंट्स जो हम लोगों को क्या कराने हैं, एग्जीक्यूट कराने हैं। जो अपन के कंडीशनल्स हो गए या लूपिंग हो गए, ये सब किस में आते हैं, अपन के कंपाउंड स्टेटमेंट में आते हैं। मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट में अपन के कंडीशनल वाले भी स्टेटमेंट आएंगे और लूपिंग के भी स्टेटमेंट आते हैं। कंडीशनल क्या होते हैं, जो कंडीशन के बेसिस पे अपन को आउटपुट देते हैं, उसका रिजल्ट देते हैं, और लूपिंग जिसमें अपन क्या करते हैं, रिपीटेटिव टास्क अगर अपन को बार बार परफॉर्म करना है तो अपन लूपिंग का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट ये दोनों होते हैं, कंडीशनल भी होते हैं और लूपिंग भी, दोनों को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। एक मैंने num1 बनाया यहाँ पे, उसमें क्या कर रही हूँ, एंटर नंबर 1, उसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, इंटीजर में। एक num2 बनाया, उसमें मैंने क्या किया, एक नंबर एंटर कर रही हूँ, उसको भी किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, इंटीजर से। मतलब इनपुट फंक्शन का यूज़ करके अपन दो नंबर क्या कर रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं और उसको INT में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर चेक करें, इफ़ कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे, इफ़ num2 इज़ लेस देन num1, मतलब अगर num1 की वैल्यू बड़ी है किससे, num2 से, तो अपन का क्या हो जाए, num2 इंटू क्या हो जाए, num1 हो जाए, और t की वैल्यू क्या हो जाए अपन की, t+10 हो जाए। पहले इनका इंटू करा दिया, फिर उसमें क्या कर दिया, एडिशन करा दिया 10 का, फिर दोनों का नंबर क्या कर दिया, दे दिया अपन ने, फिर इंटू करके +10 होके t की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया अपन का, एक प्रोग्राम हो गया। ये जो कोलन लगा है, ये जो इसके इफ़ के बाद यहाँ पे जो कोलन लगा है, ये क्या बता रहा है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, और ये जो दो लाइन है ये क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट्स कंटेन करती हैं, क्योंकि ये इसके क्या है, इसके राइट में है। जैसे ये इफ़ कंडीशन लगाई, इसके यहाँ राइट साइड में मैं लिख रही हूँ, तो मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड किसके अंदर आती है, ये इसके कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो गए। मतलब ये स्टेटमेंट हो गए, ये अपन का कोलन क्या बता रहा है, यहाँ से तुम्हारा कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है, ये इसके क्या है, कंटेन स्टेटमेंट्स है। लास्ट में ये लाइन अपन ने प्रिंट कर दिया। क्लियर होगा अब आपको। अब हम आते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स में क्या होते हैं। जो कंपाउंड स्टेटमेंट थे, जैसे मैंने बताया ना, कंपाउंड स्टेटमेंट, ये जो एक सिंगल लाइन होगी, ये सब क्या है, अपन के स्टेटमेंट्स ही नहीं है। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, पाइथन में स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट क्या होगा, अपन का सिंपल स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट होता है एम्प्टी स्टेटमेंट, जो कुछ नहीं करता, ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता, मतलब खाली स्टेटमेंट को अगर मैंने, उसको क्या कहते हैं अपन, एम्प्टी स्टेटमेंट। मतलब मैंने एक कोई लाइन लिखी है, उसमें सिर्फ मैंने पास लिख दिया। कोई भी लाइन लिखी है, उसमें सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एक ऐसे पास लिख दिया और कुछ भी नहीं है उस लाइन में, मतलब वो क्या है, अपन का एम्प्टी स्टेटमेंट है। मतलब उस स्टेटमेंट का काम क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्म क्या होता है, बस पास लिख दो और कुछ नहीं। जब भी इसको इंटरप्रेटर देखेगा या रीड करेगा तो समझ जाएगा इस स्टेटमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, नथिंग। फिर सीधे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब आते हैं अपन इफ़ कंडीशंस में। इफ़ कंडीशन कौन कौन सी होती है अपन की, प्लेन इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ। ठीक है, इफ़ कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अपन क्या देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो उसी में अपन क्या करते हैं, अब आते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, प्लेन इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ। एक तो सिंपल होता है इफ़ कंडीशनल, इफ़ दिया है उसमें कंडीशन दी है, उसके स्टेटमेंट्स दिए हैं। इफ़ देखेगा कंडीशन ट्रू मिलेगी तो अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर इफ़ में जो कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे बाहर आ जाएगा, इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ग्रेड इक्वल ए, तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड वेल। अगर ग्रेड, अगर अपन की मान लीजिए अगर ए है तो ये प्रिंट करेगा, अगर ग्रेड अपन की बी होती तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती प्रिंट वाली। नेक्स्ट आता है अपन का इफ़ एल्स, मान लीजिए इफ़ नहीं अगर एग्जीक्यूट हुई तो फिर क्या हो, तो अपन एल्स वाले पार्ट में दे देते हैं। तो एक इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ़ के साथ कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधे किस में आ जाता है, एल्स वाले पार्ट में आता है और उसके स्टेटमेंट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 0 के तो क्या प्रिंट करे, ए इज़ 0 और पॉजिटिव नंबर। अगर ये फॉल्स हुए तो ए इज़ नेगेटिव नंबर। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू दी है 10। अब चेक करते हैं, इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली, तो यहाँ प्रिंट किया, लिखेगा 10 इज़ 0 और पॉजिटिव नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या दिया होता, -8, तो -8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स होता,
तो ये वाला आता है -8 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो इफ़ में अपन ने क्या दिखा, इफ़ में कंडीशन टेस्ट हुई तो सीधे उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इफ़ एल्स में क्या हुआ, इफ़ से कंडीशन को टेस्ट किया, अगर कंडीशन ट्रू मिली तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब आता है इफ़ एलएफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ के साथ कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया है, कंडीशंस को चेक करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन है वो क्या मिली, इसको फॉल्स मिली, तो एल इफ़ में आया। एल इफ़ के साथ अपन ने एक और कंडीशन दी है, इसको टेस्ट किया, अगर इसमें ट्रू मिली तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं तो बाहर आ जाएगा। तो इसका एक और सिंटेक्स होता है, जैसे इफ़ एल इफ़ के साथ अपन एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के साथ मैंने कंडीशन दी, अगर ये इसको ट्रू मिली तो ये अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर ये फॉल्स मिली तो एल इफ़ में आएगा, इसमें जो कंडीशन दी है वो चेक करेगा। अगर इसकी भी कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स होती है, इसकी भी फॉल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, अगर ट्रू होती है तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसका एक देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। इफ़ नम इज़ लेस देन 0, अगर नम की वैल्यू क्या है, लेस है 0 से, तो क्या प्रिंट करे, इज़ अ नेगेटिव नंबर प्रिंट करेगा। अगर फिर आया, अगर ये नम की वैल्यू लेस नहीं है 0 के, तो एक एल एफ में अपने कंडीशन दे दी, नम इक्वल 0 तो बता देगा इक्वल टू 0 है। अब लेस है 0 हो, लेस हो गई 0 हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर नेगेटिव नहीं है, अगर इक्वल नहीं है 0 के, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। मान लीजिए मैंने नम की वैल्यू ली है 5 इज़ लेस देन 0, 5 लेस है 0 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ आया 5 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स मिली, तो यहाँ मिला 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं देती -3 इज़ लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे बोलता -3 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं 0 देती तो ये पहली कंडीशन 0 इज़ लेस देन 0 फॉल्स मिलती, 0 इक्वल 0 मिल जाता, तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब ये क्या हो गया अपन का, बोल सकते हैं ये वो प्रोग्राम है जिससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज वेदर नेगेटिव, 0 और अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। इफ़ रन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अगर रन हमारा ग्रेटर या इक्वल है 100 के, तो अपन बोल सकते हैं बैटमैन ने क्या मारी है, सेंचुरी मारी है। एल इफ में अपन ने कंडीशन लगा दी, अगर रन अपन का ग्रेटर और इक्वल है 50 के, तो उसने 50 स्कोर किया। एल्स में ना उसने सेंचुरी मारी है ना उसने 50 स्कोर किया। इसका एक और प्रोग्राम देखेंगे अपन, राइट अ प्रोग्राम। अगर अपन को बोला जाए कि एक इनपुट कराओ इंटीजर 0 से 999 के बीच में, और प्रिंट करो जो तुमने इंटीजर एंटर किया है, या तो वो सिंगल डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। तो इसका प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन एक नंबर लें, पहले इनपुट कराना पड़ेगा नंबर, तो एक नम वेरिएबल लिया, इनपुट लिया, एंटर अ नंबर 0 to 999, मतलब अपन यूज़र से बोलेगा एंटर ना करो नंबर जो 0 और 999 के बीच में हो। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए INT लगाया क्योंकि तुमको इंटीजर चाहिए। फिर अपन ने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ नम इज़ लेस देन 0, अगर इससे लेस होगा 0 से तो क्या होगा, तुम्हारी इनवैलिड एंट्री आएगी। फिर आया एलिफ, अगर नम की वैल्यू लेस है 10 से, अगर 10 से लेस होगी तो क्या मिलेगा अपन को, सिंगल डिजिट इज एंटर। अगर नम की वैल्यू लेस है 100 से, मतलब क्या है अपन की 2 डिजिट इज एंटर, क्योंकि अपन ने सिंगल डिजिट वाला तो पहले ही चेक कर लिया। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन चेक करेंगे इफ़ नम इज़ लेस देन इक्वल टू 999, जो लास्ट वाला अपन का था वैल्यू। अगर नम की वैल्यू लेस है और इससे 999 से, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर एंटर्ड हुआ है। एल्स में इनवैलिड एंट्री। अब एल्स ये वाला क्यों, पहले भी तुमको पता है कि जब 0 में अपन ने बोला कि 0 से छोटा है इनवैलिड, अगर मान लो 999 से बड़ा होगा तो कौन से एल्स में आएगा, ये वाले एल्स में आएगा। मान लो मैंने दिया है 3000, तो 3000 इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो 3000 इज़ लेस देन 0, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे 3000 वाला ये एल्स क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वैलिड, इनवैलिड एंट्री के लिए। ठीक है, एक बार अपन रन करते हैं, मैंने वैल्यू दी 10, सिंगल डिजिट की बात करते हैं, 10 इज़ लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया 10 इज़ लेस देन 10, फॉल्स। एलिफ 10 इज़ लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, 10 इज़ लेस देन 100, तो क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। अपन को आंसर क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। मान लीजिए मैं दे रही हूँ 5 इज़ लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया एलिफ में 5 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई, सिंगल डिजिट एंटर मिल गई अपन को। मैं अगर देती हूँ 356 इज़ लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स,
356 is less than 10, condition false. 356 is less than 100, condition false. 356 is less than or equal to 999, कंडीशन ट्रू हुई तो अपन को क्या मिल जाएगा, 3 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। ये था तुम लोगों का प्रोग्राम इफ़ और एल्स का और एल्स का। ऐसे ही अपन का आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ मतलब कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट। अगर अपन को एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ की बॉडी को अपन को इफ़ लाना है, मतलब इफ़ के अंदर एक और अपन को इफ़ कंडीशन चेक करनी है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ का। इफ़ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन, तो ये क्या होता है अपन का नेस्टेड इफ। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले रही हूँ, मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। मतलब 3 नंबर मैंने लिए, तीनों में मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है और मीडियम कौन सा है, वो फाइंड करना है, मिड वैल्यू। तो अपन देखते हैं, एक 3 नंबर लेने पड़ेंगे। पहले तो 3 नंबर हैं तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे अपन को। एक्स वाई जेड में अपन 3 नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। इनपुट फंक्शन का यूज़ करके अपन ने एक्स वाई जेड में 3 नंबर इनपुट करा दिए। अपन ने 3 वेरिएबल और लिए, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम। इनमें अपन ने क्या छोड़ दिया, नन, मतलब अभी इनमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बनाया इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई। मैंने एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू ली। सपोज करो मैंने एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या ली है, मान लो एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने ली है 10, 20, 30। मान लो मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या लिया है, 10, 20, 30 ली है। अब चेक होता है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, 10 इज़ लेस देन 20, और अगर x की वैल्यू लेस है y से और x की वैल्यू लेस है z से, मतलब x क्या हो गया यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट से क्लियर है, x क्या है, छोटा है, x y से भी छोटा है, x z से भी छोटा है। फिर चेक करेंगे कि या y भी छोटा है z से। अगर y भी छोटा होगा z से तो तुम्हारा क्या समझ में आ जाएगा, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। मान लो y बड़ा हो z से तो मीडियम वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, z की हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी। ये पहले अपन की इफ़ कंडीशन थी। और एलिफ में अगर ये x की वैल्यू छोटी नहीं है मान लो y से, और x की वैल्यू छोटी नहीं है z से, तो अपन की एलिफ कंडीशन में आएगी। हो सकता है y की वैल्यू छोटी हो x से और y की वैल्यू क्या हो, छोटी हो z से। अगर y की वैल्यू छोटी है x से और अगर y की वैल्यू z से छोटी है, क्या x की वैल्यू छोटी है z से, फिर ये चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू छोटी है z से तो अपन की मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम, मिनिमम तो अपन की y हो जाएगी, और x की अगर छोटी है तो मीडियम x की हो जाएगी और मैक्सिमम तुम्हारी z की हो जाएगी। अगर मान लो x की वैल्यू नहीं है छोटी z से तो अपन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, मीडियम z हो जाएगी और मिनिमम तो अपन की y ही रहेगी। एल्स में अपन का क्या देखेगा, क्या x लेस है y से, क्या x लेस है y से। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तो अपन क्या इसको चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू लेस है y से तो मिनिमम क्या मिल जाए अपन को, मिनिमम तो अपन की z। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन का x भी देखेंगे ना, चेक करेंगे। अगर z मान लो छोटा है y से तो फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू देखेंगे, y से छोटी है तो अपन की मिनिमम वैल्यू तो z रहेगी, और अगर x छोटा है तो मीडियम x हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू y हो जाएगी। अदरवाइज मिनिमम z, मीडियम y और मैक्सिमम अपन की x होगी। तो ये क्या है, ग्रेटर नंबर फाइंड करने का 3 नंबरों के बीच में। अब मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू 10, 20, 30 ली। 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। 10 इज़ लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ़ y इज़ लेस देन z, y की वैल्यू क्या है 20, 20 लेस है ना 30 से, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम तुमको मिल गई 10, 20, 30। इसको फिर सीधे अपन का ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, एल्स में आने की ज़रूरत नहीं, ये सारी कंडीशन चेक नहीं करना, सीधे प्रिंट हो जाएगा अपन का, सीधे प्रिंट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम 10, 20, 30 प्रिंट हो गया। बाकी आप वैल्यूज़ चेंज करके y की वैल्यू 20 दे दो, x की वैल्यू 10 दे दो z की, और ये कोडिंग रन करके देखो, सेम ऐसे ही आपको मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टोरिंग कंडीशन। अपन नेम या स्टोर कंडीशनल्स का यूज़ करके रिपीटिशंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इससे हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, और हम लोगों को ज़्यादा कंपैरिजन करने की नीड नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में b और c की वैल्यू 2 और 3 ली है। फिर मैं एक क्या कर रही हूँ, स्टोर कंडीशन बना रही हूँ जिसका नेम है ऑल। उस पर मैं कंडीशन दे रही हूँ, अगर a इक्वल इक्वल 1 है, b इक्वल इक्वल 2 है और c इक्वल इक्वल 3 है। इफ़, अब मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इफ़ a इक्वल इक्वल 1, b इक्वल इक्वल 2, c इक्वल इक्वल 3। मैं इसकी जगह क्या यूज़ कर दूँगी, इफ़ ऑल। तो मेरा प्रिंट क्या कर दे, कंडीशन फुलफिल। अगर मैं दोबारा एक बार कर रही हूँ,
दोबारा ऑल का यूज़ कर रही हूँ, इफ़ ऑल, तो प्रिंट कंडीशन फुलफिल्ड अगेन। अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ए की तो वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं मिलेगा कंडीशन फुलफिल्ड, क्योंकि मेरी बी की तो वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे मैं ए की वैल्यू नहीं दे रही। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ए इक्वल 1, तो मेरे ये दोनों आ जाएंगे आउटपुट में, कंडीशन फुलफिल्ड अगेन। अब आते हैं अपन लूपिंग स्टेटमेंट में। लूपिंग स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। फॉर लूप में अपन क्या करते हैं, अगर अपन को जो प्रोसेस करने हैं आइटम ऑफ सीक्वेंस, मतलब जो भी हम लोग ने सीक्वेंस में वैल्यूज़ रखी हैं उनको क्या करना है, प्रोसेस करना है, चाहे वो लिस्ट की हो चाहे स्ट्रिंग की हो, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट टू रिपीट, मतलब फॉर, यहाँ पे मैं सीक्वेंस में जो भी लिस्ट दूंगी, यहाँ पे सीक्वेंस में मैं जो भी लिस्ट दूंगी, सीक्वेंस में चाहे मैं लिस्ट दूँ चाहे मैं स्ट्रिंग दूँ, वो सब क्या होंगी, यहाँ पे प्रोसेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर वेरिएबल का नेम क्या दे रही हूँ, एलिमेंट, इन सीक्वेंस में मैंने क्या दे दी, लिस्ट दे दी 10, 15, 20, 25। अब मेरे को प्रिंट करना है एलिमेंट +2, फिर एंड में स्पेस, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉर एलिमेंट इन, पहले 10 की वैल्यू के लिए 10 प्रिंट एलिमेंट +2, मतलब 10 + 2 क्या हो जाएगा 12, और एक स्पेस आ गया। फिर आया 15, 15 + 2 17, स्पेस आ गया। फिर मिला 20, 20 + 2 22, स्पेस आ गया। फिर आया 25, 25 + 2 27, तो मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर लूप के साथ रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप के साथ अपन रेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपन एक क्या करें, रेंज बता सके कि अपन को कहाँ से कहाँ तक स्टॉप होना है। जैसे फॉर वेल इन रेंज 3, 18, ये 3 क्या बताती है, स्टार्ट बताती है, ये 18 क्या बताती है, स्टॉप बताती है। और प्रिंट करा दूँ, मैं क्या करा दूँ, वैल्यूज़ को, मतलब मेरे को 3 से 18 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। लेकिन रेंज में जो हम लोग स्टॉप देते हैं उससे हम लोगों का हमेशा एक माइनस होके, मतलब एक डिक्रीमेंट होके वैल्यू प्रिंट होती है। मतलब यहाँ से 3 से कब तक प्रिंट होएगा, 17 तक, मतलब मेरा 3, 4, 5, 6 अप टू 17 तक प्रिंट होगा। 3 वेज होते हैं डिफाइन करने के लिए रेंज को। एक रेंज के साथ अपन स्टॉप देते हैं, एक रेंज के साथ मैं स्टार्ट और स्टॉप दूंगी, एक रेंज से स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दूंगी। रेंज के साथ अगर मैं सिर्फ एक दे रही हूँ, स्टॉप दे रही हूँ, तो उसमें मेरी हमेशा रेंज कहाँ से स्टार्ट होएगी, 0 से स्टार्ट होएगी, लेकिन कहाँ पे रुकेगी, जो भी स्टॉप में मैंने नंबर दिया होगा उससे एक कम पे, मतलब -1। फिर सेकंड मेरा स्टार्ट और स्टॉप है, इसमें मेरा स्टार्ट मैं जहाँ से बोलूँगी वहाँ से स्टार्ट होगी, स्टॉप एक कम पे रुकेगी, मतलब स्टॉप पे अगर मैंने 8 दिया है तो कहाँ पे रुकेगी, -1, मतलब 7 पे रुकेगी। यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, स्टार्ट जो नंबर देंगे वहाँ से स्टार्ट होएगी, स्टॉप में जो नंबर दिया उससे एक कम पे, और स्टेप कितने अपन को इंक्रीमेंट करना है, कितना अपन को इंक्रीमेंट करना है। अगर मैंने स्टेप 2 दिया तो मेरे 2 स्टेप क्या होंगे, इंक्रीमेंट होंगे। अपन हमेशा रेंज को किसके साथ यूज़ करते हैं, नंबर बेस्ड के लिए। अगर हमारी लिस्ट नंबर बेस्ड है तभी अपन रेंज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने रेंज 7 दिए, मतलब मैं स्टॉप क्या बता रही हूँ, 7, तो मेरा ये आउटपुट क्या आएगा, जब मैंने स्टॉप 7 दिया है तो मेरी कब से किससे स्टार्ट होएगी, 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे रेंज दे रही हूँ मैं 5 से 13 तक, तो 5 से कब तक प्रिंट होएगी, 12 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 13, 2 दे रहा है, मतलब मेरा 2 से इंक्रीमेंट हो और कहाँ से 5 से 13 तक जाए, तो कौन सी प्रिंट होएगी, 5, 7, 9, 11, 13 से तो एक -1 हो जाएगा 12, तो 12 से पहले अपन को क्या मिल रहा है, 11, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं फॉर लूप का यूज़ करके अपन क्या करना है, अपन को क्यूब फाइंड करना है। किसका क्यूब फाइंड करना है, फ्रॉम 15 to 20 तक का। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ अ नंबर फ्रॉम 15 to 20, हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या बता रही हूँ, 15 से 20 तक का करना है, तो एक ज़्यादा बताऊंगी। स्टॉप की पोजीशन क्या दे दी मैंने, 21। प्रिंट क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर आई, मतलब पहले 15, फिर स्पेस, प्रिंट एस, क्यूब ऑफ अ नंबर 15 इज, ये एक्सपोनेंशियल पावर होती है, 15 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 15 का क्यूब हो जाएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, पहले आया फॉर आई, आई की वैल्यू 15 मिली, तो क्यूब ऑफ नंबर 15 इज 15 की पावर Q3, तो इसकी आ जाएगी 3375। ऐसे ही फिर क्यूब ऑफ नंबर 16, ये कब तक जाएगा, क्यूब ऑफ नंबर 20 तक। क्लियर है। इसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 10।
मतलब अपन को क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। रेंज अपन को स्पेसिफाई है 1 to 10, लेकिन एवरी अल्टरनेट नंबर का। तो अपन स्टार्ट क्या देंगे यहाँ पे 1, स्टॉप क्या देंगे अपन 1 to 10 बोल रहा है तो 10 देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन की अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 से तो अल्टरनेट नंबर देखूँ तो 1 3 5 7 9। अगर मैं 11 देती तो मेरा 10 प्रिंट करता, लेकिन मुझे 10 नहीं चाहिए, हम मेरे को इन द रेंज 1 to 10 अल्टरनेट नंबर चाहिए। तो 1 3 5 7 9, तो 9 मेरा 10 की रेंज में आ रहा है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा 10। फिर इसमें मेरे को कितना चाहिए अल्टरनेट नंबर, तो मेरे को एक का एक छोड़ के, मतलब 1 2 1 दिया है तो मेरा एक 2 छोड़ के फिर 3, तो मैं यहाँ पे कितने स्टेप चलूंगी 2 स्टेप, तो 1 2 3, 2 स्टेप चला तो मेरे को क्या मिलेगा 3, तो मेरी स्टेप की पोजीशन क्या हो जाएगी 2। तो प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ आई, प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आई की एक्सपोनेंशियल पावर 0.5, मतलब 1/2, मतलब इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो मैं ऐसे ही मेरे 1 3 5 7 9 के स्क्वायर रूट आ जाएंगे। अब आते हैं अपन वाइल लूप में। वाइल लूप क्या होता है, अपन का कंडीशनल लूप होता है, ठीक है, जो क्या करता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो भी उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब वाइल लूप अपन क्या होता है कंडीशनल लूप होता है, उसके अंदर अपन के क्या होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं। जब तक अपन की कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वाइल हमारा क्या है कंडीशनल लूप है, जो इसके इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं तभी एग्जीक्यूट होते हैं, तभी रिपीट होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज वो लूप के बाहर आ जाता है। जैसे राइट अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज 2 इंटीजर नंबर विदाउट यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर यूजिंग रिपीटेटेड एडिशन। अपन को रिपीटेटेड एडिशन का यूज़ करना है। तो देखिए मैंने n1 लिया, पहले तो 2 नंबर का अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपन को मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है, अपन को किसका यूज़ करना है एडिशन का। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं 4 और 5, तो मैं एक नंबर ली 4 और उसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो मैं 4 को 5 टाइम प्लस करूँ 4 4 4 4 4, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो इसी एडिशन को मेरे को परफॉर्म करके क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले मेरे को 2 नंबर लेने पड़ेंगे, तो मैंने n1 में एक नंबर लिया एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, n2 से सेकंड नंबर लिया इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। अब मैं क्या कर रही हूँ प्रोडक्ट में क्या कर लिख रही हूँ 0, मतलब अभी मैंने एक प्रोडक्ट वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू क्या सेट की है 0, और एक काउंट वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं किसकी वैल्यू दे रही हूँ n1 की वैल्यू दे रही हूँ। n1 की वैल्यू मैंने किसको दे दी काउंट को दे दी। अब मैं क्या करूँगी देखूंगी काउंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन मुझे क्या मिली ट्रू मिली। तो काउंट की वैल्यू मैं क्या करूंगी एक डिक्रीमेंट करूंगी, काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाए काउंट -1 हो जाए, मतलब 4 -1 हो जाए, मतलब क्या हो गया 3, और प्रोडक्ट में मेरा क्या हो जाए प्रोडक्ट प्लस n2 हो जाए, मतलब 0 था प्रोडक्ट की वैल्यू 0 प्लस n2, मतलब 0 प्लस 5 मेरी क्या हो जाएगी 5, मतलब यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू पहले 0 थी अब क्या हो गई है 5 हो गई है, और काउंट की वैल्यू मेरी क्या थी 4 से मेरी क्या हो गई है 3 हो गई है। 3 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन में मेरे को क्या मिली ट्रू मिली। फिर अंदर आया प्रोडक्ट प्लस n2, तो मतलब मेरा 3 इज ग्रेटर देन 0 क्या पहले कंडीशन ट्रू मिली। अंदर आया काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, तो 3 -1 मेरा क्या हुआ 2, और प्रोडक्ट प्लस n2, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 5 थी 5 + 5 दोबारा क्या हो गई 10, ये मेरी क्या हो गई 10। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया था 2 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, काउंट -1 2 -1 1, प्रोडक्ट प्लस n2 मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐसे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से 15 हो जाएगी, ऐसे मेरे चलते चलते 20 हो जाएगी वैल्यू। तो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 क्या मिल जाएगा 20। मतलब मैं क्या करूँगी 4 3 2 1, मैंने n1 की वैल्यू किसको दी काउंट को दी 4 3 2 1, मतलब मैं इसको क्या कर रही हूँ एक एक करके डिक्रीमेंट कर रही हूँ। कितनी बार डिक्रीमेंट होएगा 4 बार, ये जितनी बार डिक्रीमेंट होगा उतनी बार जो नेक्स्ट वेरिएबल है मतलब n2 के वैल्यू जितनी बार ये डिक्रीमेंट होगा उतनी बार वो प्लस होएगी। ये कितनी बार डिक्रीमेंट हुआ 4 3 2 1, मतलब 4 टाइम्स, तो अपन की 5 वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, मतलब 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 20, तो अपन को क्या मिल जाएगा 20। तो इसका आउटपुट पहले एंटर फर्स्ट नंबर हमारा 4 था, एंटर सेकंड नंबर अपन का 5 था, द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5 क्या आ गया 20। नेक्स्ट आता है अपन का जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट अपन के 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ब्रेक और कंटिन्यू। नाम से स्पेसिफाई है जंप कर जाना, मतलब अपन को लूप से जंप करना हो कभी भी कहीं तो अपन क्या किस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है जो भी स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी अपन ने स्टेटमेंट दिए हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बाद
मतलब अगर मेरी लूपिंग है, लूपिंग में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे और वो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट अगर मैंने अपने लूप में दिया है तो उसके स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्किप हो जाएंगे और लूप से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू में क्या होता है, अगर मैंने अपने लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट इसमें भी स्किप होंगे, जैसे ब्रेक में स्किप होते थे इसमें भी होंगे, लेकिन वो क्या करता था, ब्रेक लूप के बाहर आ जाता था। इसमें क्या होगा, लूप वापस कंटिन्यू होगा, लूप वापस कंटिन्यू होगा। देखिए, फॉर वेयर इन सीक्वेंस, ठीक है, फॉर वेयर इन सीक्वेंस स्टेटमेंट 1 इफ कंडीशन ब्रेक, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन मिली यहाँ पे ब्रेक इसको मिला, जैसे ही ब्रेक मिला ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट 2 और 3 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे लूप से बाहर आ जाएगा, ये फॉर के बाहर आ गया, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हुआ, मतलब हम लोग का लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। कंटिन्यू में क्या हुआ, सेम वही है, अपन ने इफ के अंदर कंटिन्यू किया, जैसे ही कंटिन्यू मिला तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमारा लूपिंग ही चलती रहेगी, बार बार हम लोगों को क्या चलेगा, लूप चलता रहेगा जब तक उसको कंटिन्यू मिल रहा है, तो मतलब ये लूप अपन का क्या होगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, लूप एल्स स्टेटमेंट। जैसे आपने पढ़ा था इफ़ के साथ एल्स होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सेम ऐसे ही लूप एल्स स्टेटमेंट होते हैं। जो हम लोग की लूपिंग जैसे लूपिंग में अपन ने क्या दे दी, लूपिंग में अगर अपन वाइल के साथ कंडीशन दे रहे हैं, जैसे वाइल लूप होता है, वाइल में अपन कंडीशन देते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर अपन की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसमें एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर अपन ने फॉर में दिया है, फॉर में एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर मैंने फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो भी वैल्यू मैंने प्रोसेस होने के लिए दी है वो क्या होंगी, अगर अपन का लूप नॉर्मली टर्मिनेट करेगा, मतलब ये सारी वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तब मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एल्स वाला क्लॉज मेरा एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा लूप नॉर्मली टर्मिनेट कर रहा है तो मेरा एल्स वाला जो क्लॉज है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉर में ब्रेक दे दिया है, फॉर में मेरा एक ब्रेक स्टेटमेंट है, तो मेरा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा फॉर से सीधे क्या हो जाएगा, बाहर लूप आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से बाहर कर देता है। ठीक है, जैसे अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर ए इन रेंज 1 to 4, मतलब 1 2 3 अपन को चाहिए। इफ़ ए मॉड 8 इक्वल 0, मतलब ए 1 मॉड 8, मतलब 1 का अपन ने मॉड निकाला 8 के साथ, इक्वल होगा क्या 0 के, नहीं, तो ब्रेक हुए, तो अपन के ब्रेक नहीं, 1 मॉड 8 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आया एलिमेंट इज ए, एलिमेंट इज 1 प्रिंट हुआ। फिर आया अपन के बाद 2 मॉड 8 इक्वल 0 हुआ, नहीं हुआ, तो अपन का आया एलिमेंट इज 2। फिर आया 3 मॉड 8 इक्वल 0 हुआ, नहीं, तो आया एलिमेंट इज 3। तो ये अपन की तीनों वैल्यू अपन की हो गई ना, मतलब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ। नॉर्मली जब अपन का लूप टर्मिनेट होएगा तो अपन का एल्स वाला क्या होगा, पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। तो फिर आएगा एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, ये अपन की लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या दे दी, ए मॉड 8 है, इसकी जगह मैं 2 दे दूँ, तो मेरा क्या होगा, पहले तो 1 में 1 मॉड 8 इक्वल 1 मॉड 2 इक्वल 0, तो नई कंडीशन फॉल्स हुई तो एलिमेंट इज 1 आ गया। 2 मॉड 2 इक्वल 0, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ब्रेक हो गया प्रोग्राम, सीधे बाहर आ जाएगा। तो इसमें आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, एलिमेंट इज 1, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे इफ़ कंडीशंस में होता था हमारे साथ, एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़, उसको अपन क्या कहते थे, नेस्टेड इफ़। ऐसे ही लूप में होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसको अपन क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अपन का आउटर लूप होगा एक इनर लूप होगा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो जो इनर वाला लूप होगा वो पहले टर्मिनेट होगा, फिर बाद में बाहर वाला लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे, ये एक लूप है, इसके अंदर एक जे लूप बनाया, जे इन रेंज 1 to i, प्रिंट एस्ट्रिक एंड प्रिंट। ठीक है, तो अपन का क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से 5 तक जाएगी, और जे की वैल्यू 1 से i, मतलब आई की क्या है, ये अपन की स्टॉप पोजीशन है। फॉर आई की वैल्यू पहले 1, जे इन रेंज 1, और इसकी वैल्यू क्या मिली 1, मतलब अपन की स्टॉप पोजीशन क्या है 0, 1 से 0,
तो अपन का चलेगा क्या लूप, जब स्टॉप पोजीशन ही 0 है तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो अपन का ये वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, वापस इधर आएगा। आई की वैल्यू क्या हुई 2, तो जे इन रेंज 1 से 2, मतलब स्टॉप इसको क्या करना है 1 पे, तो एक ही बार चलेगा प्रिंट एस्ट्रिक, तो ये एस्ट्रिक प्रिंट होएगा। फिर यहाँ पे इधर पे आया, फिर 1 तो नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 से 1 नहीं होएगी। फिर वापस आएगा लूप, इसकी वैल्यू क्या हुई 3, 1 से 1 और 3, मतलब स्टॉप की पोजीशन 3 है, तो मतलब 2 बार चलना चाहिए। तो पहले एक एस्ट्रिक प्रिंट होएगा, फिर आया 1 1 मिला इसको, फिर एक एस्ट्रिक क्या हुआ एग्जीक्यूट हुआ। फिर ऐसे ही अपन का चलते चलते ये कब तक चलेगा, 3 के लिए चला, 4 के लिए, जब आई की वैल्यू 4 हुई तो ये 3 टाइम्स प्रिंट हुई, जब आई की वैल्यू 5 हुई तो ये 4 टाइम्स प्रिंट की। तो ये हमारा आउटपुट हो गया इसका। अब हम लोग थोड़े 2-3 आउटपुट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे काउंट की वैल्यू क्या है 0 है, वाइल काउंट इज लेस देन 10, प्रिंट हेलो काउंट प्लस इक्वल 1। ठीक है, मैं क्या करा रही हूँ, काउंट की वैल्यू 0 दी हूँ, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या मिली ट्रू, तो अपन का क्या प्रिंट किया हेलो काउंट प्लस इक्वल 1, मतलब काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1 हो जाए, मतलब 0 + 1 काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर क्या प्रिंट करें, फिर 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर हेलो 2 में भी कंडीशन ट्रू, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 तक इसकी वैल्यू क्या मिलेगी ट्रू मिलेगी, तो अपन का हेलो प्रिंट होएगा। ये हेलो कैसे आएगा, ऐसे साथ में लिख के आएगा ये आउटपुट। ये मैंने आपको स्पेस जो दिए ये स्पेस नहीं आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस डिफाइन नहीं किया, ये ऐसा आउटपुट आएगा, ये समझाने के लिए मैंने आपको थोड़े यहाँ पे स्पेसेस दिए। ऐसे कब तक आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मतलब अपन के 10 बार हेलो लिख के प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, वाइल x इज ग्रेटर देन y, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। अंदर आया प्रिंट xy, प्रिंट क्या किया xy, मतलब 10 0 प्रिंट हो गया अपन का, ऐसे प्रिंट होएगा 10 0। ठीक है, बगल बगल में, ये मैंने आउटपुट बड़ा पहले आपको लिख के समझा, फिर एक नीचे 10 0 प्रिंट हुआ। फिर x की वैल्यू क्या करी हूँ, x -1 करी हूँ, मतलब 10 - 1 क्या हो गई 9, और y की वैल्यू y + 1 मतलब क्या हो गई 0 + 1 1, तो मतलब 9 1, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1, 9 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, तो 9 1 प्रिंट हो गया, ये 9 1 बगल में प्रिंट होगा, पहले 10 0 फिर 9 1। ठीक है, फिर उसके बाद अपन का आया x की वैल्यू 9 - 1 8, y की वैल्यू 1 + 1 2, तो अपन की क्या प्रिंट हुई xy 8 2 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुई 8 - 1 7, y की वैल्यू 2 + 1 3 हो गई। फिर यहाँ वापस आया, चेक किया, कंडीशन ट्रू मिली। फिर इसने क्या किया xy प्रिंट किया, मतलब 7 3 प्रिंट किया। फिर 7 - 1 6 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, 6 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू मिली। यहाँ पे फिर 6 और 4 भी प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 6 - 1 5, और y की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1 5, दोनों की वैल्यू 5 5 हो गई, 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया। तो अपन का आउटपुट क्या प्रिंट हुआ 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर x इन 1 2 3 4 5 प्रिंट x, ये तो नॉर्मली अपन ने बताया x की सारी वैल्यू को क्या करेगा प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। फॉर z इन रेंज, अब रेंज दे रहे हैं हम -500 500 और 100, मतलब ये मेरी स्टार्ट पोजीशन है, ये मेरी स्टॉप है, ये मेरी क्या है स्टेप है। स्टार्ट मेरा -500 से, तो स्टार्टिंग तो मेरी -500 प्रिंट होएगी, स्टेप चलना है 100, तो -500 + 100 क्या मिला मेरे को -400, तो -400 प्रिंट किया। फिर -300, ऐसे ही -200 -100, फिर 0 100 200 300 400 500 क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि 500 मेरी स्टॉप पोजीशन है, तो स्टॉप से एक माइनस करते हैं मतलब 499, तो 499 तो मेरे को नहीं मिलेगा, 400 के बाद मुझे क्या मिल रहा है 500, तो 400 पे ये स्टॉप हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर क्या होता है फिनिश होता है, मतलब हम लोगों का पाइथन का फर्स्ट पार्ट जो रिवीजन का था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है इसका पाइथन का रिवीजन 2, वो आगे कंटिन्यू करेंगे।